नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारा जो निशुल्क सीरीज चल रही थी, उस उत्तराखंड निशुल्क सीरीज में हमने उत्तराखंड का जो परमार वंश है वहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम परमार वंश का जो टिहरी रियासत वाला जो भाग है उस पे पहुंच चुके हैं। टिहरी रियासत का हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम टिहरी रियासत का भाग 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 राजाओं का अध्ययन करेंगे, महाराजा कीर्तिशाह, महाराजा नरेंद्र शाह और महाराजा मानवेंद्र शाह। इन तीनों का आज हम 3 पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजा कीर्तिशाह की। राजा कीर्तिशाह 1886 से लेकर के और 1913 तक राजगद्दी पर बैठते हैं। यह इस वंश के 58वें शासक थे। जब ये राजा बनते हैं उस समय इनकी आयु कम थी, जिस कारण इनकी जो माता थी रानी गुलेरिया, वो इनकी संरक्षिका का कार्य करती है। लेकिन रानी अकेले संरक्षिका नहीं रहती है, इन्होंने एक संरक्षक मंडल बनाया जिसमें इन्होंने 3 अन्य लोगों को रखा, शिवदत्त डंगवाल, केवल राम रतूड़ी और विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इन 3 लोगों की सहायता से इसने क्या किया, एक मंडल बनाया जिसकी सहायता से यह शासन चलाती है। जब इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा था तो इसी समय अल्फ्रेड केल्विन टिहरी पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि जो रानी का जो प्रशासन है वह पक्षपात पूर्ण रहित शासन है और इनके शासन प्रबंधन की उन्होंने प्रशंसा की। इसी समय रानी ने यहां पर अपने खुद के व्यक्तिगत पैसे से, जो उन्होंने पैसे बचा के रखे थे, जो उनको राज्य के द्वारा विभिन्न चीजों के लिए मिलता था, उन पैसों को उन्होंने बचा कर रखा हुआ था और उस पैसे से उन्होंने बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा रानी साहिबा ने 1892 में टिहरी में धर्मशाला का निर्माण करवाया। 16 मार्च 1892 को रानी के द्वारा या जो प्रतिनिधि मंडल था उसने राजा को क्या सौंप दी, सत्ता सौंप दी। राजा की प्रारंभिक शिक्षा बरेली में होती है और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये मेयो कॉलेज जाते हैं जो कि अजमेर में था। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि जो भारत के जो राजकुमार हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के दोस्त बने रहें, साथी बने रहें। 1892 में राजा का विवाह नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे जंग बहादुर राणा, उनकी पौत्री से हुआ। अब विवाह करने के बाद इनको कई उपाधियां मिलती हैं। जैसे पहली उपाधि इनको कंपेनियन ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1998, सर की उपाधि 1903 में, केसीएसआई 1903 में, इन्होंने सीएसआई और नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में दी गई। राजा ने क्या किया, इनके पिता के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप टिहरी में की गई थी और उन्होंने एक प्रताप जूनियर हाई स्कूल बनाया था। इन्होंने उसको नाम दिया अपने पिता के नाम पर, प्रताप हाई स्कूल, और उसको उच्चीकरण कर दिया 10वीं तक 1891 में। इन्होंने 1907 में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बनाया। 1909 में इन्होंने संस्कृत पढ़ने वालों के लिए हिबेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। 1900 में ये इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं और जब ये इंग्लैंड की यात्रा पे गए तो उस समय वहां पर इनको 11 तोपों की सलामी दी गई। इन्होंने राज्य में 25 प्राइमरी स्कूल खोले और श्रीनगर में छात्रावास के निर्माण हेतु 13,000 रुपए का दान दिया। आगे बढ़े। इनकी पहली उपलब्धि थी, इनकी कुछ उपलब्धियां थी, जैसे टिहरी में बिजली की सुविधा देना, टिहरी नगर पालिका का गठन करना, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करना,
उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना करना, टिहरी में वैधशाला की स्थापना करना, रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर, हीरक जयंती पर, यानी कि जो रानी विक्टोरिया थी उनके शासन काल के 75 वर्ष पूरे हुए, जिस कारण 1897 में इन्होंने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। टिहरी में नए राजभवन का निर्माण करते हैं, यमुना नदी पर हिवेट ब्रिज का निर्माण किया, और इन्होंने 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की। अब ये कीर्ति नगर की स्थापना क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे पहले राजा प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना कर चुके थे। इन्होंने भी पिता की तर्ज पर एक नए नगर की स्थापना की। उस नगर को इन्होंने ऐसी जगह बसाया जहां से इनके पूर्वजों का राजधानी यानी कि श्रीनगर दिखता था, तो इन्होंने इस कीर्ति नगर का निर्माण किया। आगे बढ़ो, ठीक। इन्होंने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था, ठीक है, लेकिन राजा थे तो इनको लगा कि ये अपनी इस खोज को दुनिया के सामने अपने नाम से नहीं निकालेंगे, तो इन्होंने क्या किया, यूरोप की कोई कंपनी थी उसको ये टाइपराइटर बेच दिया और उसकी तकनीक भी उसको बता दी कि ऐसे ऐसे ये बनाया जाता है, लेकिन अपने नाम पर इन्होंने कभी भी उसका पेटेंट नहीं करवाया। इनके पिता ने टिहरी में क्या किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस निकाली थी। उस प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने 1901 में टिहरी रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट निकाला, जो एक समाचार पत्र था। यह टिहरी रियासत का पहला समाचार पत्र भी था और गढ़वाल से शायद पहला समाचार पत्र भी मान सकते हैं आप इसको। और यह जो समाचार पत्र था यह पूर्णतः राज्य आश्रित था, यानी कि राज्य के बारे में ही पूरी जानकारी देता था। जंगलात कचहरी वन प्रबंधन प्रणाली में इन्होंने सुधार किया। अब इन्होंने क्या किया कि इनसे पहले जितने भी वनों के ठेके मिलते थे, वनों को काटने के ठेके मिलते थे, वो ब्रिटिश सरकार को मिलते थे और उससे पहले अंग्रेजों को, अंग्रेज ठेकेदारों को मिलते थे। अब इनको लगा कि यार इससे जो गढ़वाली लोग हैं उनका क्या हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इन्होंने क्या किया, गंगाराम खंडूड़ी नाम के एक गढ़वाली ठेकेदार थे, उसको कहा कि पहले मैं तुझे 1500 पेड़ देता हूं, इन 1500 पेड़ों को तू क्या कर, फ्री में काट, और उसके बाद तू क्या करना, फिर राज्य को या सरकार को क्या देना, राजस्व देना। गंगाराम खंडूड़ी मान गया और वह राजा के द्वारा दिए गए 1500 वृक्षों को पहले निःशुल्क काटता है, उसके बाद अपनी। इन्होंने 1902 में टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन करवाया, जिसके लिए इनको स्वामी राम तीर्थ ने कहा था। इन्होंने स्वामी राम तीर्थ को के लिए सिलासू नामक स्थान पर गोल कोठी बनाई, गोल कोठी बनाई। इसके अलावा इन्होंने स्वामी राम तीर्थ को सर्वधर्म सम्मेलन जो कि जापान में हुआ था, वहां पर राज्य के खर्चे पर भेजा था। वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन 1892 में आगरा वायसराय दरबार में घोषणा की कि भारतीय जितने भी भारत के राज्य हैं उनके जो राजा हैं उनको कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए। जब इतने काम ये कर लेते हैं तो 1906 में इनको राज्य काउंसिल का सरकारी सदस्य बनाया जाता है। ठीक, यानी कि उस काउंसिल में जितने भी सदस्य थे उसमें इनको सरकार की तरफ से क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। आप इसकी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1907 में टिहरी में आए कैम्पबेल ने कहा कि
कीर्ति सा सदृश राजा मैंने भारत के किसी भी भाग में नहीं देखा। यानी कि अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं, इनकी विद्वता की तारीफ कर रहे हैं। कीर्ति सा ने झोटा मारना और बेड़ा वार्ता नामक कुप्रथाओं पर अंत किया। देखिए अब झोटा मारना क्या होता है। उत्तराखंड के गांव में नौरते होते हैं जिनको नवरात्रे भी कहते हैं। इनमें पांडवों नृत्य और पांडव अवतरण होता है। तो इसमें नियम होता था कि लगभग अष्टमी के दिन या जिस दिन 8वां दिन होगा, कालरात्रि जिस दिन होगी, उस दिन गांव में भैंसा काटा जाता था। ये प्रथा इनको क्रूर लगी या अमानवीय लगी, तो इन्होंने क्या किया, इस प्रथा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। दूसरा बेड़ा वार्ता। बेड़ा वार्ता क्या थी कि उत्तराखंड में एक समुदाय रहता था जिसको बेड़ा कहते थे। ये जो बेड़ा समुदाय रहता था, यह गांव में जाकर के मनोरंजन करता था लोगों का। अब जो ये मनोरंजन करने वाला बेड़ा रहता था, तो गांव में एक दिन कार्यक्रम होते थे, उसमें 2 लंबे लंबे खंबे बांधते थे और इन खंभों पर एक लंबी रस्सी बांध देते थे और इसके ऊपर एक पतली तख्ती रखते थे। इस तख्ती के ऊपर जो बेड़ा रहता था उसको बैठाया जाता था और उसको कहते थे बढ़ती का बेड़ा। उसको एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, बढ़ती का बेड़ा। अब ये जो बढ़ती का बेड़ा रहेगा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि उसकी जान भी चली जाती थी और यह भी इनको अमानवीय प्रथा लगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस प्रथा को भी समाप्त करने की बात कही। ठीक, चलिए। इसके बाद भक्त दर्शन ने इनको एक उपाधि दी, राज ऋषि की। कीर्ति शाह के 2 पुत्र हुए, नरेंद्र शाह और सुरेंद्र शाह। 25 अप्रैल 1913 को 39 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले राजा हैं, इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जो टीका शाह, क्योंकि टिहरी रियासत में टीका शाह कहा जाता था किसको, जो युवराज होता था। तो टीका शाह इस समय राजा नरेंद्र शाह थे और उनको ही राजगद्दी प्राप्त हुई। इनका जन्म 3 अगस्त 1898 को प्रताप नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इनकी संरक्षिका राजमाता नेपोलिया थी। इनका राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के दिन होता है। इनका विवाह क्यूठल की 2 सगी बहनें कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ 1916 में हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम मानवेंद्र शाह और दूसरे का नाम विक्रम शाह। इनके काल में डोरी पैमाइश होती है, जिसको एक भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी। यह 1916 में शुरू हुई। इनके काल में 1924 में अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है। ठीक, आगे बढ़ो। इन्होंने हरिकृष्ण रतुड़ी को नरेंद्र हिंदू लॉ लिखने का कार्य दिया था, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ। पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी कौन थे? पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी इतिहासकार थे। इसके अलावा ये टिहरी रियासत के वजीर भी थे। 1919 में एक जो संरक्षण समिति थी नेपोलिया वाली, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। 1919 में नरेंद्र शाह ने पंचायतों की स्थापना की। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहूकारों से ब्याज से मुक्ति पाना था। अब ये साहूकार होते क्या थे, इसके बारे में। गांव में कुछ सियाणे या गांव के जो अमीर व्यक्ति होते थे, गांव का जो गरीब व्यक्ति होता था या आस पड़ोस के जो गरीब व्यक्ति होते थे, वो उनसे क्या लेते थे, फसल बोने के लिए या किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए पैसा उधार लेते थे। ये लोग इनको
ब्याज के कुचक्र में फंसा करके उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम करवाते थे। राजा को लगा कि यार ये प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए, तो राजा ने इस प्रथा को समाप्त करवाया, इसीलिए उन्होंने कृषि बैंक की स्थापना की। 1921 में अश्विन नवरात्र में देवलगढ़ की यात्रा करते हैं और कुल देवी जो राज राजेश्वरी थी उसके महल का या उसके जो भवन है उसका क्या करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं। 1921 में इनके कार्यकाल में यहां पर पहली बार जनगणना होती है। चलिए 1921 में ये नरेंद्र नगर की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और 1925 में इसको अपनी राजधानी बना देते। नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओड़ा थाली था और इन्होंने यहां पर 1924 में राजभवन का निर्माण कर दिया। 1923 में राजा को लगा कि यार, क्योंकि राजा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उनको लगा कि राज्य का विकास तभी हो सकता है जब सभी के दिमाग का प्रयोग किया जाए और राज्य के लिए नीति बनाई जाए। तो जाकर इन्होंने एक समिति का गठन किया, ठीक, जिसको प्रतिनिधि सभा कहते थे। इसके राजा स्वयं अध्यक्ष थे और चाचा विचित्र शाह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण किया गया। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलता है जिसको सुमन लाइब्रेरी नाम दिया गया। 1933 में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना बनारस में हुई, क्योंकि इन्होंने बीएचयू को 1 लाख रुपए का दान दिया था। उसके रिबेट में इनके पिता के नाम पर बनारस में जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का विभाग था वहां पर उनके नाम पे सम्मान दिया गया। इसके अलावा इन्होंने वहां पर पिता के नाम पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी, 1938 में हाई कोर्ट का निर्माण हुआ जिसको हुजूर कोर्ट कहते थे। नरेंद्र शाह ने 1920 में छात्रवृत्ति निधि स्थापित की। 1940 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल का उच्चीकरण करके उसको इंटर कॉलेज बना दिया। 1942 में राजमाता नेपोलिया द्वारा कन्या पाठशाला खोली गई। इनके द्वारा सड़क निर्माण टिहरी से नरेंद्र नगर तक, नरेंद्र नगर से मुनि की रेती से देवप्रयाग से कीर्ति नगर और फिर कीर्ति नगर से डायरेक्ट टिहरी के लिए सड़क बनाई गई। अब जब इतनी सड़कें बनाते हैं तो इनको भारत का टिहरी का या परमाणु का शेरशाह सूरी कहते हैं। शेरशाह सूरी भारत में रोड का पर्याय है, क्योंकि जो हम ग्रांड ट्रंक रोड देखते हैं, जीटी रोड जिसको कहते हैं, उस जीटी रोड के निर्माण का श्रेय अफगान शासक शेरशाह सूरी को जाता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत में रोड कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा करता है उसको शेरशाह सूरी की उपाधि देते हैं। जैसे उत्तराखंड में भारत में गोल्डन कॉरिडोर भुवनचंद खंडूड़ी जी ने लाया था, या वर्तमान में एनएच में जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं उसी प्रकार हम उनको भी बोल सकते हैं कि वो ये दोनों आधुनिक भारत के शेरशाह सूरी हैं। ठीक वैसे ही नरेंद्र शाह को कहा जाता था। 1906 में टिहरी में इन्होंने क्या किया, जो इनकी सीमाएं थी उस सीमा विवाद को समाप्त किया। इन्होंने इनके राज्य से 2 जगह की सीमाएं लगती थी, इस तरफ को रामपुर बुसर, ठीक है, रवाई परगने से, और इस तरफ उत्तरकाशी से मूल देश यानी कि तिब्बत की। इसके अलावा यहां पर ब्रिटिश के साथ सीमा लगती थी, तो इन सारी सीमाओं का इन्होंने दोबारा सीमांकन करवाया और इसको सही करवा दिया। 1929 में इन्होंने चक्रधर जुयाल को अपना दीवान नियुक्त किया। चक्रधर जुयाल को क्या करते हैं, अपना दीवान नियुक्त करते हैं। 1938 में सिविल एंड सेशन जज अदालत स्थापित की। नरेंद्र शाह द्वारा जनहित में कई अधिनियम लाए गए। सुरवीर सिंह पंवार ने गढ़ परिवृंद वंश वैजयंती में इसके बारे में जानकारी दी। इनको कई अलंकार दिए गए। इनको गढ़वाली फौजों का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल
1937 में बीएचयू से एलएलडी की उपाधि दी गई। इसके अलावा इनको सर और केसीएसआई की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा आपको नरेंद्र शाह के शासनकाल में दो ऐसी घटनाएं हैं जो इनको काला दाग लगाती हैं। एक है श्रीदेव सुमन की शहीदी शहादत और दूसरा है तिलाड़ी कांड। ठीक, तो ये दो क्या है, श्रीदेव सुमन को इन्होंने छोड़ने के लिए कह दिया था, लेकिन राज्य के जो कर्मचारी थे उन्होंने श्रीदेव सुमन को नहीं छोड़ा। इस समय राजा बाहर गए हुए थे। दूसरा तिलाड़ी कांड था, जिसको चक्रधर जुयाल ने उत्तरकाशी के जो बड़कोट है उसके पास तिलाड़ी के मैदान में रवाल्टा समुदाय के लोगों पर गोली चलाई थी, और चक्रधर जुयाल को यहीं से हम क्या कहते हैं, टिहरी रियासत का जनरल डायर कहते हैं। तो ये दो घटनाएं इनके काल में होती है। इन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को क्या दे दी थी, सत्ता दे दी थी। चलिए, मानवेंद्र शाह 1946 से 49 तक शासक रहते हैं। अब यहां पर आपको दो तीन चीजें याद रखनी, जैसे परमार वंश का पहला शासक कनकपाल, एक चांदपुर गढ़ का अंतिम शासक अजय पाल, श्रीनगर का पहला, ये भी कौन, अजय पाल, श्रीनगर का अंतिम प्रद्युमन शाह, टिहरी का पहला कौन, सुदर्शन शाह। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी है। परमार वंश का यदि अंतिम शासक पूछेगा तो महाराजा मानवेंद्र शाह। यदि पूछेगा एकीकृत गढ़वाल का अंतिम शासक तो कौन आएगा, प्रद्युमन शाह। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब मानवेंद्र शाह शासक बनते हैं, गढ़वाल राजवंश के अंतिम शासक, टिहरी रियासत के छठवें राजा थे। इनकी मां का नाम इंदुमती शाह था, इंदुमती शाह इनकी माता थी। अब जैसे ये शासक बनते हैं उसी समय प्रजामंडल के कुछ काम शुरू हो जाते हैं। प्रजामंडल चाहती थी कि उनको सरकार राजा वैधानिक क्या दे, मान्यता प्रदान करे। इसी क्रम में अगस्त समझौता होता है 29 अगस्त 1946 को। अगस्त समझौता राजा और प्रजामंडल के मध्य हुआ, जिसमें कहा गया कि राजा सभी युद्ध बंदियों को छोड़ देगा जो राजनीतिक युद्ध बंदी है, जिन्होंने कोई अपराध कैसा ना किया होगा, जघन्य अपराध, किसी का मर्डर ना किया होगा, चोरी चकारी ना की होगी, जो राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन राजा, जो राज्य के कर्मचारी थे वो ऐसा नहीं करते हैं। इन्होंने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, जिस कारण दौलत राम जो कुकसाल थे, दादा दौलत राम कहते हैं, दादा दौलत राम सकलानी और परिपूर्णानंद पैनोली, ये सब लोग भूख हड़ताल कर देते हैं। परिपूर्णानंद पैनोली टिहरी से जेल से भाग करके दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन दौलत राम और उनके जो साथी थे वो वहीं रहते हैं। उन्होंने राजा का विरोध किया और बाद में उनको छोड़ दिया गया जब वो आमरण अनशन करते हैं। 10 फरवरी 1947 को दौलत राम और नागेंद्र सकलानी और अन्य लोगों को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप 21 फरवरी को इनको राज दरबार ने मुक्त कर दिया। अगला है शांति रक्षा अधिनियम। अब शांति रक्षा अधिनियम वैसा ही था जैसे रॉलेट एक्ट था, यानी कि इसमें अगर कोई भी सरकार का विरोध करता है तो उसको बिना किसी केस के जेल में डाल दिया जाएगा।
अब अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, तो उसी तर्ज पर गढ़वाल के यानी कि टिहरी के राजा ने भी शांति रक्षा अधिनियम यहां पर लागू कर दिया, क्योंकि उनको खतरा था कि अंग्रेज उनके दोस्त थे और उनकी सत्ता का विरोध हो सकता है, साथ में राजा को अपनी सत्ता का डर भी सताया जा रहा था। यह अधिनियम अंग्रेजों ने विद्रोहियों को दमन करने के लिए बनाया था। दूसरा, 26-27 मई 1947 को टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें दादा दौलतराम कुकसाल, कर्नल पितृशरण रतूड़ी जैसे कई महान लोग आते हैं। इसकी प्रमुख जो मांग थी, पहली मांग इनकी थी कि प्रजामंडल को पूर्ण क्या दी जाए, मान्यता दे दी जाए। दूसरी, महाराजा की छत्र छाया में पूर्ण उत्तरदायी शासन। मतलब इनकी मांग ये नहीं थी कि आप टिहरी को फ्री करो, ये चाहते थे कि राजा भी रहे, लेकिन राजा नाम मात्र का क्या रहे, राज्य प्रमुख रहे। वो उसका किसी भी प्रकार से सत्ता पर क्या नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। सत्ता पर अधिकार जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है उसका होना चाहिए। और इसी क्रम में ये क्या करते हैं, यहां पर काम करते हैं। इन्होंने चुनाव की मांग की, लेकिन जो अधिकारी थे वो इनकी मांग को नहीं आगे करते थे। सकलाना विद्रोह 1946-47। सकलाना पट्टी, वही सकलाना पट्टी जहां के मुआफीदार होते थे, सकलानी जाति के मुआफीदार थे, शिवराम सकलानी और उनके वंशज वहां पर। ये मुआफीदार क्या करते थे, लोगों का शोषण करते थे, और इन्हीं के विरोध में यहां पर 15 दिसंबर 1947 को प्रदर्शन होता है और आजाद पंचायत का गठन हो जाता है। आजाद पंचायत उन पंचायतों को कहते हैं जिनका नेतृत्व पूर्ण रूप से जनता के पास रहे, यानी कि जनता ही सब कुछ हो। उसके बाद जब एक जगह से कोई कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे पूरी जगह फैल जाता है। तो ऐसी ही आजाद पंचायतें बडियारगढ़, देवप्रयाग, कीर्तिनगर में भी बनती है। चलिए आगे बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। चलो हाँ, कीर्तिनगर विद्रोह 1948 में 15 जनवरी 1948 को प्रजामंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। ठीक, कीर्तिनगर जो विद्रोह था यह बहुत भयंकर विद्रोह होता है। इसके नेता मोनू भड़दारी और नागेंद्र सकलानी थे। उनकी शहादत हो जाती है, उनको यहां पर मार दिया जाता है। उसका विरोध जनता करती है और जनता उनके शव को टिहरी ले जाती है, जहां पर एक अस्थायी सरकार का निर्माण कर लिया जाता है। दौलतराम कुकसाल को उसका प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इसके पश्चात 15 जनवरी 1948 को प्रजामंडल की मांग स्वीकार कर ली गई और टिहरी में चुनाव करवाए गए। विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव। इन विधानसभा के चुनाव में प्रजामंडल को भारी बहुमत मिलता है, लेकिन जब तक सरकार बनाने की बारी आई उसी समय टिहरी के जो राजा थे महाराजा मानवेंद्र शाह, उन्होंने टिहरी रियासत का विलय संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कर दिया और इसी के साथ टिहरी जनपद उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बना और गढ़वाल का जो विभाजन हो रखा था वो भी समाप्त हो जाता है। महाराजा मानवेंद्र शाह 8 बार टिहरी के गढ़वाल के सांसद चुने गए। 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ो। अब हम बात करेंगे गढ़वाल के प्रशासन की। जब हम किसी भी राज्य का प्रशासन देखते हैं तो सबसे पहले उस प्रशासन में मुख्य कौन रहता है? राजा रहता है। राजा यहां पर सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन है? राजा है। राजा के पास सभी प्रकार की क्या थी?
शक्तियां थी, यानी कि राजा क्या होगा, राजा यहां पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का ही क्या होगा, प्रमुख होगा। जिस व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलेगा वह अंतिम तौर पर राजा की अदालत में न्याय लेगा। राज्य में क्या काम करना है वो राजा तय करता था। राज्य में कौन सा नया कानून लाना है वो राजा तय करता था। तो इसीलिए राजा ही सर्वोच्च अधिकारी था। गढ़वाल के राजाओं को एक उपाधि दी जाती थी, इनको बोलांदा बदरीस कहते थे। इनको बोलांदा बदरीस कहते थे, यानी कि ऐसी मान्यता थी कि जो बद्रीनाथ भगवान है, यानी कि जो भगवान बद्रीनाथ हैं, वह राजा टिहरी के राजा के मुंह से बोलते हैं। उनके द्वारा टिहरी के राजा के मुंह से बुलाया जाता है, तो इसलिए इनको बोलंदा बदरीस कहते हैं। आज भी यह परंपरा है कि जो बद्रीनाथ में जो दिया जलाया जाता है वो तिल के तेल का जलता है, और वो तिल का तेल आज भी टिहरी राज परिवार की तरफ से जाता है, और इस प्रक्रिया को गाड़ू घड़ी प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आगे। इसके बाद प्रमुख जो पद होता था वो दीवान का होता था। दीवान राज्य में लेन देन का कार्य करता था। उसके बाद दफ्तरी होता था। दफ्तरी यानी कि ऑफिस का प्रमुख, ये राज्य के आदेश और सूचनाओं को जारी करता था। इसके अलावा अगला जो पद होता था वो वजीर और मुख्तार होता था। यहां पर मुख्तार कुमाऊं में नहीं मिलता है, इसलिए प्रश्न भी आ रखा था कि निम्न में से कौन सा पद टिहरी रियासत या गढ़वाल में नहीं था, तो उन्होंने मुख्तार दे रखा था। तो कई लोगों ने उसको मुख्तार को इसलिए मारा क्योंकि नया शब्द देखने को मिला, उन्होंने उसको आंसर टिक किया। अगला है फौजदार, परगने का सैनिक शासन देखता था। नेगी महत्वपूर्ण मामले में राजा को सलाह देता था। गोलदार यह राज्य का सुरक्षा अधिकारी होता था जो राजधानी की सुरक्षा करता था। चणु तीव्रगामी संदेशवाहक होता था, यानी कि ये समझ लो कि आज की तरह LIU वाला था जो तुरंत राजा के खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता था। उसके बाद चाकर, नौकर चाकर आपने सुना होगा, तो ये राजा का अर्दली रहता था। चौबदार, यानी कि चौबदार क्या होता था कि राजा जहां भी चलता जाते थे तो राजा के आगे एक व्यक्ति रहता था जो कि चांदी का एक डंडा लेकर रहता था, क्योंकि राजा को ईश्वर या अवतार मान लिया जाता था। तो लगता था कि राजा जब जहां भी जाएंगे तो इनके आगे एक व्यक्ति क्या चले, इनके सम्मान में चले, जो चांदी का दंड लेके चलता था। तो इस व्यक्ति को क्या बोला गया, चौबदार। उसके बाद थोकदार, ये परगने के राजस्व वसूलना के काम कार्य करते थे। थोकदार के पास पुलिस के भी अधिकार रहते थे, ये पुलिस का भी कार्य करते थे। ये न्यायालय का भी काम करते थे। इनके अलावा कमीण और सियाणा भी रहते थे। उसका प्रधान रहता था, ये गांव में सिर्फ राजस्व वसूलता था। ठीक, ये गांव में प्रधान, गांव में, थोकदार परगने में। उसके अलावा सोधी, सोधी क्या करता था, भोजनालय का प्रमुख होता था। सोधी भोजनालय का प्रमुख। चलिए आगे। भू राजस्व, यहां पर जो भूमि का राजस्व रहता था, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स लेने का जो तरीका था वो उर्वरता थी। क्या थी, उर्वरता। यानी कि अगर भूमि उर्वर होगी तो वहां पर उपज का आधा भाग लिया जाएगा, और यदि उर्वर नहीं होगी तो उपज का 1/3 भाग लिया जाएगा। कुछ नाम है, पहला नाम है थातवान। यह भूमि का स्वामी होता था। यह अपनी भूमि किसानों को देता था। किसान को खाईकर कहा जाता था। केनी, यह थातवान मजदूर थे। सिरतान अस्थायी कृषक थे। न्याय, पंचायतों के माध्यम से न्याय होता था। इसका प्रमुख बूढ़ा कहलाता था। अंतिम न्यायकर्ता राजा होता था। यदि कोई राजद्रोह करेगा या गौ हत्या करेगा तो उसको जघन्य अपराध मान लिया जाता था।
ठीक। ये इसके अलावा भूमि का संपूर्ण मालिक कौन होता था? राजा। राजा भूमि दान दे सकता था, दान। भूमि बेच सकता था, इसीलिए सूर्यसेन शाह ने क्या किया था? चंडी और दून परगना बेच दिए थे। राजा अलग अलग प्रकार से भूमि को दान करता था, जैसे गूंठ, तो ये दी जाती थी मंदिरों को। रौत या यथेष्ट भूमि ये दी जाती थी किसको? सैनिकों को। सदावर्त मंदिरों को, ये भी मंदिरों को दी जाती थी। संकल्प भूमि किसको देते थे? ब्राह्मणों को। चलिए आगे बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना। यहां पर कर की बात करते हैं तो 36 प्रकार के कर होते थे, जबकि 62 प्रकार की देयताएं होती थी। इनमें सबसे प्रमुख कर था सिरती कर, जो कि कैसा था? नगद कर था। वह कर यह उपज का वह अंश था जो राजकोष में जमा होता था। कटक मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना का पर्यायवाची कटक। यह सेना हेतु दिया जाने वाला कर था। अगला है झुलिया, यानी कि नदी पार उतारने के लिए जो कर दिया जाएगा उसको झुलिया। मांगा, जब राज्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो राजा क्या करेगा? सभी लोगों से 1 रुपए या 2 रुपए मांगेगा, तो उसको मांगा कर कहते थे। इसके अलावा मांगा कर जब राज्य क्या होगा? युद्धरत होगा, जब राज्य युद्ध करेगा उस समय भी ये कर लिया जाता था। अगला है गरखा भोगाचारी कोट, यह नेगियों के लिए लिया जाता था। और भू राजस्व अधिकारी, नेगी, उत्तराखंड में एक जाति है नेगी जाति। ये नेगी जाति नेक नामक क्या करती थी? टैक्स को वसूल करती थी, जिस कारण इनको नेगी बोला गया। अगला है सयानचारी या कमीनचारी, ये जो गांव के सियाने या कमीन होते थे जो टैक्स वसूलते थे, उसके बदले उनको जो कर मिलता था उसको। अगला है कुकरालो, कुकुर मतलब होता है कुत्ता, तो राजा के कुत्तों के लिए लिया जाने वाला कर। उसके अलावा अगला है बजनिया, तो राजा के मनोरंजन के लिए नृतक आते थे, उसके लिए ये कर लिया जाता था। इसके अलावा राजा का मन करता था तो वो कैसे भी कर लगा लेता था, जैसे स्यूंदी सूप कर, यानी कि घर में जितनी महिलाएं होंगी उतने सूपे लिए जाएंगे। छत कर, यदि कोई छत के ऊपर चढ़ गया तो कर लिया जाएगा। चुल कर, घर में जितने चूल्हे होंगे उतने। पूंछ कर, यानी कि घर में जितने भी जानवर होंगे उतने पूंछ पर कर लिया जाएगा। घी कर, यानी कि वह कर जो दुधारू पशुओं पे लगता था, घी कर। मौ कर, यानी कि प्रत्येक परिवार पे लगने वाला कर। तो ऐसे कई कर राजा यहां पर लगा देता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी जो टिहरी सीरीज है वो आज समाप्त हो गई, यानी कि टिहरी रियासत को हमने समाप्त किया है। इसी के साथ गढ़वाल का और या उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है समाप्त होता है। ठीक है, इसमें वह टिहरी रियासत को आधुनिक में रख सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना अधिक आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगी। ये हमारा जो कोर्स है निःशुल्क लगातार चलता रहेगा। और इसी के साथ धन्यवाद। ठीक, लगातार बने रहिए एबीसी के साथ।